हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। तो दोस्तों, आपके लिए मैं ले आया हूँ पार्ट टू भी, मतलब पार्ट टू की बुक ले आया हूँ। इसका मतलब है पार्ट थ्री ऑफ द मैराथन। तो मोस्टली मैंने लास्ट टू वीडियोस में मैराथन वन और टू पार्ट में आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज तक सारा जो भी आपका इनकम टैक्स का एक रिवीजन थी वो मैंने कवर करा दी हुई है। अब उसके बाद आपके जो चैप्टर्स हैं, जैसे कि डिडक्शन हो गया, टीडीएस हो गया, सेट ऑफ क्लबिंग, कुछ ऐसे चैप्टर्स थे जो शायद पीछे आने चाहिए थे, एग्जेम्प्टेड इनकम, डीम्ड इनकम, ये सब चीज़ें इस पार्ट में कवर होने वाली हैं। तो चलिए दोस्तों, विदाउट एनी टाइम वेस्टेज हम कर लेते हैं स्टार्ट कि इस सेकंड पार्ट ऑफ वीडियो में आपको क्या मिलेगा। वो मैंने आपको ऑलरेडी कवर कर दिया। ये क्वेश्चंस आपको मेरी बुक में मिल जाएंगे। और अगर आपको पहले बुक चाहिए तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या करना है। जो वो बुक बाय करने का लिंक है वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल गया है आपको। आप उससे बुक बाय आसानी से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है यहाँ पे वो है टीडीएस का। तो जब भी आपको क्वेश्चन आएगा मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ कि टीडीएस के प्रोविजंस में आप सेक्शंस को डाल ज़रूर सकते हो, नो मैटर आप डालो। लेकिन उसमें आपको जब प्रोविजंस देने हैं तो प्रोविजंस का मतलब है कि टीडीएस क्या चीज़ है, एक तरीके से आपको वो भी बताना पड़ेगा। यानी इसमें क्या क्या प्रोविज़न, मतलब एप्लीकेबल क्या क्या चीज़ें होती हैं, या फिर इसकी ज़रूरत कहाँ है, कहाँ इसे देखना है, कब कब ये लगेगा, ऐसी चीज़ों को आपको बताना पड़ेगा। तो जिसमें से नंबर वन आपका ये पॉइंट आ जाता है कि टीडीएस उसको ही कहा जाए, मतलब इट इज डिडक्टेड बाय द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द पेमेंट। जो पर्सन पेमेंट कर रहा है वही, मतलब उसे ही डिडक्ट करना है टीडीएस। मतलब ये क्या है, एक सिंपल वे में बता दूं तो आपको इसकी टीडीएस की फुल फॉर्म पहले अंडरस्टैंड कर लो। दैट इज टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। एट सोर्स मतलब उसी समय जब आप उस चीज़ को कर रहे हो। तो व्हाट इज टीडीएस, मैंने ऑलरेडी आपको ये बताया हुआ है कि जब आप अपनी पेमेंट्स के ऊपर जो टैक्स डिडक्ट करते हो एट अ टाइम, जैसे इंटरेस्ट या मैंने जो भी पेमेंट करी है उसके ऊपर, सैलरी वगैरह, तो उस केस में जो मैं डिडक्ट कर रहा हूं उसके ऊपर एट अ टाइम उस पेमेंट के लिए, तो वो क्या है, टीडीएस। ठीक है। इसके अलावा टीडीएस क्या है, आपको प्रोविजंस में ये बताना पड़ेगा कि जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल है डिडक्ट करने के लिए टीडीएस वो बन जाता है डिडक्टर, और जिसका वो डिडक्ट कर रहा होगा टीडीएस वो बन जाता है डिडक्टी। सिमिलरली जो टीडीएस है वो एक स्पेसिफाइड रेट्स के ऊपर डिडक्ट किया जाता है, जैसे 10%, 1%, 2%, 5% ऐसे। तो ऑटोमेटिकली ये जो रेट्स हैं वो किसने स्पेसिफाई करे होते हैं, सीबीडीटी, दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। तो उसके बेस पे ही हम टीडीएस डिडक्ट करते हैं। इसके अलावा जो टीडीएस है वो पेमेंट्स के ऊपर ही डिडक्ट किया जाता है, इनकम्स के ऊपर नहीं, क्योंकि उसके ऊपर टीसीएस लगता है। तो ऑटोमेटिकली जो भी सैलरी पे करी है, कमीशन पे करा है, रेंट या प्रोफेशनल फीस वगैरह आपने पेमेंट करी है, तो उस पेमेंट के ऊपर अगर आपकी वो जो लिमिट स्पेसिफाई करी गई है, अगर वो लिमिट से अमाउंट ज़्यादा चली गई तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ सकता है। ठीक है, तो करना पड़ेगा ही वैसे। चलिए आगे पॉइंट क्या है, जो डिडक्टर है, सबसे बड़ी बात यहाँ पे कि टीडीएस को डिडक्ट करने के लिए जो डिडक्टर है, यानी जिसने डिडक्ट करना है टीडीएस, उसके पास पैन नंबर होना बहुत ज़रूरी है, यानी परमानेंट अकाउंट नंबर होना ज़रूरी है। अगर उसके पास पैन नहीं है तो उसे जो टीडीएस का सबसे हायर रेट है, जैसे कि 30%, उसके ऊपर टैक्स देना पड़ सकता है। तो इसीलिए आपके पास पैन होना बहुत ज़रूरी है इन केस ऑफ टीडीएस। अदर वन इज टीडीएस के टाइम पे आपको फॉर्म नंबर 16 भी फिल आउट करना पड़ेगा, बिकॉज जो फॉर्म नंबर 16 होता है वो टीडीएस का एक प्रूफ देता है कि टीडीएस डिडक्ट हो चुका है और गवर्नमेंट को भी पे हो चुका है। जो डिडक्टर है, यानी जिसने टीडीएस डिडक्ट करना है, उसे टाइमली क्या करना पड़ेगा, एक टाइम लिमिट के अंदर अंदर टीडीएस को डिडक्ट भी करना है और पेमेंट भी डिपॉजिट करनी है गवर्नमेंट के पास टाइम के अंदर अंदर। अगर आप नहीं करते तो उसके बेस पे आपको फिर जो भी उसका ब्याज होगा वो लगेगा और आपको पे साथ में करना पड़ेगा। ठीक है। इसी तरीके से ये जो प्रोविजंस है आपको बस करने हैं, अंडरस्टैंड करने हैं, और देयर आफ्टर अगर आपको कुछ लगता है तो आप इसमें जो सेक्शंस हैं वो लिख दीजिए। अदरवाइज ये पॉइंट्स को पहले अंडरस्टैंड करके लिखिएगा, ताकि यही जो प्रोविजंस है आपके क्वेश्चन में अच्छे से क्लियर हो सकें। हमारा दूसरा जो क्वेश्चन है वो कवर करता है ग्रॉस टोटल इनकम क्या होती है और इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं, या फिर इसे मैं थोड़ा सा बढ़ा दूं तो टोटल इनकम क्या होती है इनकम टैक्स के अंदर और उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, बस ये क्वेश्चन है। चाहे टोटल इनकम आ जाए चाहे ग्रॉस टोटल इनकम आ जाए, सेम तो नहीं है, लेकिन करने का तरीका तो सेम से ही है। मतलब क्या है कि ग्रॉस टोटल इनकम क्या होती है, जब आप अपने 5 हेड को
और सेट ऑफ और क्लबिंग, यानी लॉसेस को सेट ऑफ करके और क्लबिंग इनकम को साथ में ऐड करके जब ये सारे प्रोसेस को कर देते हो, इन सभी सोर्सेज को ऐड कर देते हो, तो आपकी जो इनकम बनती है वो बन जाती है ग्रॉस टोटल इनकम। और व्हेन आप इसमें डिडक्शन दे देते हो एटीसी की, माइनस कर देते हो, तो वो बन जाती है टोटल इनकम। इसमें स्टेप्स भी वही हैं जो मैंने अभी बताया। सबसे पहले आपको रेजिडेंशियल स्टेटस का पता करना है कि भाई वो रेजिडेंट है कि नहीं, इस चीज़ के बारे में। नंबर 2, आपको क्लासिफिकेशन करनी है अलग अलग पार्ट्स में कि किसकी इनकम है, यानी सैलरी इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी इनकम है, पीजीबीपी की इनकम है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है कि कैपिटल गेन हुए हैं। इन सभी को करने के बाद आपने क्या करना है यहाँ पे, इन सभी को करने के बाद आपने चेक करना है कोई एग्जेम्प्टेड इनकम तो बीच में नहीं है जो आपने एग्जेम्प्ट करनी है। तो ये भी चीज़ें आपने साथ साथ में देखनी है कि कोई एग्जेम्प्टेड इनकम या कोई नॉर्मल डिडक्शंस जो होती हैं जो टाइमली, जैसे सैलरी में कोई एग्जेम्पशंस है आपके पास, सेक्शन 10 सबसेक्शन 13 है, एचआरए की है, ऐसे ही आपकी एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस बहुत सारी हैं। तो उन चीज़ों का ध्यान रखते हुए अपनी सारे हेड में कैलकुलेशन करनी है। देयर आफ्टर आपको क्या करना है, क्लबिंग करनी है। क्या करनी है, क्लबिंग, मतलब सारे हेड में जो भी आया उसे ऐड करने के बाद आपने, अगर कोई क्लबिंग हुई है किसी की इनकम में, जो हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर इसके बारे में अच्छे से, प्रोविजंस को पढ़ेंगे, तो उन प्रोविजंस में भी जो इनकम होगी वो इसमें ऐड कर दोगे। और देयर आफ्टर जो आपने लॉस सेट ऑफ करे होंगे उसके बाद भी जो, मतलब जो इनकम है उसमें से लॉस सेट ऑफ कर दो। और जो लॉस सेट ऑफ हो चुके हैं उसके बाद जो फर्दर इनकम बचती है उस इनकम को हम कहेंगे ऐड करने के बाद दैट इज ग्रॉस टोटल इनकम। एंड ग्रॉस टोटल इनकम में क्या करना है, आपने 80C से लेकर 80U की डिडक्शन को माइनस करना है, फिर आपके पास कौन सा आंसर आ जाएगा, टोटल इनकम का। तो देयर आफ्टर आपको क्या करना है, एक एग्जांपल दे दी जाएगी, मतलब दे नहीं जाएगी, आपको देनी पड़ेगी कि आपने इसे कैसे सॉल्व आउट करना है, जो कि बहुत आसान है। अपनी तरफ से फिगर आउट कर लो, इलस्ट्रेशंस ले लो, नहीं पता है मेरी बुक में आपको आसानी से सारी इलस्ट्रेशन जो आपको एग्जाम्स में याद भी रहेंगी कि मैं क्या बनाऊं, बनाने से पहले ही याद हो जाएगी कि भाई क्या लिखना है, तो आप वहां से अंडरस्टैंड कर सकते हो। मेनली क्वेश्चन क्या था कि ग्रॉस टोटल इनकम कैसे कैलकुलेट होती है या टोटल इनकम कैसे कैलकुलेट होती है, तो वो आपको कवर हो गया। अब हमारे अगला जो मेन पॉइंट है कि डिडक्शंस क्या है भाई। 80C से 80U की डिडक्शंस हमने पढ़ा, तो उसका तो क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे 80C से 80U की डिडक्शन है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ 80G तक कवर करने वाला हूँ, बाकी आप मेरे डिडक्शंस वीडियो में अंडरस्टैंड कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन जो है ना वो ज़्यादातर 80G तक मेनली कवर करना होता है आपने, मतलब आता है ज़्यादातर। तो अगर मैं यहाँ पे कवर करूँ सबसे पहले 80C, तो मैं इसे ये कहता हूँ कि भाई सी फॉर सेविंग्स होती हैं, सी फॉर एस फॉर सेविंग्स होती हैं, सी से स से सेविंग्स। तो जितनी भी सेविंग्स हैं वो 80C के अंदर आएंगी, जैसे कि LIC हो गया, या फिर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, जैसे मैंने कहा ट्यूशन फीस, चिल्ड्रन की, आपने कोई मतलब नेशनल, जो भी आपने सेविंग्स के रिगार्डिंग काम करना है, नेशनल पेंशन स्कीम, वो तो चलो अलग से भी हो जाता है। वैसे कोई भी सेविंग्स, जैसे कोई फंड बना हुआ है सेविंग का, LIC वगैरह है, या कोई स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट कर रहे हो सेविंग पर्पस के लिए, तो ये सब चीज़ें कहाँ आ जाएंगी, 80C के अंदर। फिर 80C में डिडक्शन कितनी मिलेगी, इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लो कि 1,50,000 से अबव आपको जो डिडक्शन है वो नहीं मिल सकती, यानी 1,50,000 तक मैक्सिमम डिडक्शन मिल सकती है 80C के अंदर। फिर 80C का ना जो भाई था 80CC, वो कहता मैं नहीं आऊँगा, तो इसलिए 80CC का सेक्शन इसमें आता ही नहीं है। ऑटोमेटिकली 80CC तो आया नहीं, पर CCC के साथ आपने अटैच कर लेना है अपने आप को। वो कहता है कि भाई 80CCC आएगा, CCC नहीं आया, पर CCC तो आ ही सकता है। तो CCC ने जब आया ना, तो CCC ने एक चीज़ कही कि भाई जो पेंशन प्लान्स हैं, मतलब जो भी पेंशन की चीज़ें हैं, जो गवर्नमेंट ने पेंशन स्कीम्स खोली हुई हैं, अगर आप उसमें पैसा लगाते हो या उसमें पैसा सेव करते हो या उसमें इन्वेस्टमेंट्स करते हो, तो भाई मैं आपको 1,50,000 तक मैक्सिमम डिडक्शन दे सकता हूँ 80CCC के अंदर। ठीक है। अब 80CCC के ना क्या कहूँ भाई, अब एक 80CC था, CCC ने कहा कि मैं आऊँगा, अकेले नहीं। तो CCC अकेले तो नहीं आया, पर CCC बन के आया। तो एक CCC आया, तो C के बाद क्या आता है, D आता है। तो उसने पहले C से जोड़ी बनाई, फिर D से जोड़ी बना ली। तो 80CC अकेले तो नहीं आया, पर साथ में C को ले आया और D में ले आया। अब D में क्या लेकर आया वो, जब वो D में आया तो पहले तो उसने ये कहा कि भाई जो भी आपका पेंशन स्कीम, पेंशन प्लान वगैरह या कोई फंड है, वो 80CCC में ले आओ। इसके अलावा 80CC D भी वही है,
लेकिन 80 ट्रिपल सी कहता है कोई भी गवर्नमेंट रिलेटेड नेशनल पेंशन स्कीम हो जाए, और 80 CCD कहता है कि कोई भी नेशनल पेंशन स्कीम हो जाए। दोनों में फ़र्क है, वो गवर्नमेंट का है या कोई भी हो सकता है। तो कोई भी में भी आपको क्या है, डिडक्शन ज़रूर मिलेंगी। और डिडक्शन से पहले उन्होंने क्या कहा कि भाई इसके ना अगर मैं कहूँ बात करूँ तो दो बेटे थे, दो बेटों में 1 और 2 में उसने बांट दी अपनी डिडक्शंस। 1 में उसने कहा कि अप टू 10% ऑफ सैलरी डिडक्शन मिल जाएगी। 2 में उसने कहा कि अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयर हो तो 14% ऑफ सैलरी, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयर नहीं हो या एम्प्लॉय नहीं हो तो वहाँ पे 10% ऑफ सैलरी आपको डिडक्ट हो जाएगी, यानी आपको डिडक्शन मिल जाएगी। अदरवाइज अगर आप बिल्कुल ही अलग हो, यानी इस केस में आते ही नहीं हो, यानी सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल हो, तो वहाँ पे ग्रॉस टोटल इनकम का 20% आपको डिडक्शन में मिल सकता है। तो कौन कौन चीज़ें यहाँ पे आपको कवर करनी है, 80C फॉर सेविंग्स हो गया। फिर डबल सी के साथ, डबल सी कहता है अकेला नहीं आऊँगा, वो सी को लेकर आया जिसके साथ गवर्नमेंट पेंशन प्लान जुड़ जाता है। फिर डबल सी ने जोड़ी बनाई डी के साथ, और डी के साथ उसने कहा कोई भी पेंशन प्लान ले आओ लेकिन गवर्नमेंट के अलावा। और उसके दो बेटे थे जिसमें 1 और 2 था, उसने डिडक्शंस 1 और 2 में बांट दी। 1 में कहा सैलरी का 10%, और 2 में कहा कि अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय के साथ डील कर रहे हो तो 14%, नहीं तो 10%, और सेल्फ एम्प्लॉयड में ग्रॉस टोटल इनकम का 20%। ये सब डिडक्शंस इसमें कवर हो जाती हैं। अब 80 CC E सबसे बड़े थे भाई। अब डबल सी जब ई के साथ जुड़ जाता है तो भाई बहुत ज़्यादा बड़ी एक रेपुटेशन बन जाती है। तो उसने कहा आपके बाद मैं एक चीज़ कह देता हूँ कि जितने भी हमने ऊपर सी, ट्रिपल सी और डबल सी डी किया है सेक्शंस को, उन सभी का टोटल 1,50,000 से अबव नहीं जाना चाहिए। 80 CC E ये कहता है, दैट्स इट। अब आते हैं 80D के ऊपर। डी फॉर क्या होता है, डॉक्टर, और डॉक्टर क्या करता है, मेडिकल चेकअप। तो ऑटोमेटिकली जो ये सेक्शन है वो ज़्यादातर किससे रिलेट करता है, आपके मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम से, यानी आपके हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम से। डॉक्टर से हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम याद रख लो, वो इस सेक्शन से डीलिंग की जाती है। और अगर मैक्सिमम डिडक्शंस की बात करोगे तो अगर आप सेल्फ की बात, अपनी बात कर रहे हो या फिर फैमिली की बात कर रहे हो जिसमें सीनियर सिटीजन्स नहीं हैं, तो 25,000। लेकिन अगर आप सीनियर सिटीजन्स की बात करोगे तो उनके लिए हेल्थ प्रीमियम ज़्यादा होता है, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे 50,000 की डिडक्शन मिल सकती है। तो यहाँ पे बस इतना सा आपको याद रखना है। लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। 80D भी अकेला नहीं था, उसके साथ भी एक डी और जुड़ गया। और जब डबल डी बन जाता है तो याद रखना है डिपेंडेंट डिसेबल बन जाता है। तो डबल डी की फुल फॉर्म क्या है, डिपेंडेंट डिसेबल। तो जब डिपेंडेंट डिसेबल की डिडक्शन आपको लेनी है तो वहाँ पे बस इतना याद रखना है कि डिपेंडेंट डिसेबल जो है सेक्शन 80 वाला, वो कहता है कि अगर आप नॉर्मल डिसेबल हो, यानी ज़्यादा बुरी हालत में नहीं हो, तो भाई 75,000 आपको डिडक्शन फिर भी मिल सकती है। लेकिन अगर आपकी हालत इतनी ज़्यादा बुरी है कि भाई 80% सीवियर डिसेबिलिटी है आपकी, तो वहाँ पे 1,25,000 तक डिडक्शन आपको दी जा सकती है। फिर आ जाओ 80 DD। पहले 80 DD आया था अकेला। अब डबल डी अकेला वो कहता है भाई आप ए लगाना है तो लगाओ, नहीं लगाना वो आपकी इच्छा, लेकिन मैं बी के साथ जुड़ जाता हूँ। तो जब वो बी के साथ जुड़ा तो उसने कहा कि भाई मेरा भी ट्रीटमेंट मेडिकल का होगा। लेकिन जैसे डबल डी का मतलब डिपेंडेंट डिसेबल होता है, लेकिन जब बी साथ में लग जाएगा तो वो सिर्फ डिपेंडेंट रह जाएगा, डिसेबल नहीं। तो जब कोई पर्सन, आप डिपेंडेंट की बात करते हो तो डिपेंडेंट के केस में, यानी इंकर्ड फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिसीज के बारे में, मतलब वो पर्सन जो आपके ऊपर डिपेंड है और वो कहीं ना कहीं स्पेसिफाइड डिसीज से जुड़ा हुआ है, तो वहाँ पे आपको मैक्सिमम डिडक्शन, अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं हो तो 40,000, सीनियर सिटीजन हो तो 1,00,000 तक मिल सकती है। अब सी और डी हो गए ख़त्म। अब ई फॉर एजुकेशंस को पकड़ सकते हो। तो ई फॉर एजुकेशन यानी सिमिलरली जो 80E थी उसने कहा कि अगर आप कोई भी लोन ले रहे हो अपनी हायर स्टडीज़ के लिए फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अप टू 8 ईयर्स, 8 सालों के लिए, तो वहाँ पे आपको जो होम लोन के ऊपर आप सॉरी जो एजुकेशन पीरियड के लिए आपने उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पे करना है, उस इंटरेस्ट के ऊपर आपको 100% डिडक्शन 80E दे सकता है, क्योंकि एजुकेशन से इसे बहुत प्यार है। अब 80 आ गया। अब जब डबल ई है ना, सिंपल सी बात है, ई जो है वो ग्रैंडफादर है। ग्रैंडफादर के फादर जो थे यानी डबल ई,
डबल ई के भी दो बच्चे हो गए, डबल ई ए और डबल ई बी। जब डबल ई की बात करोगे तो डबल ई है ना जो, वो कहता है इंटरेस्ट से तो ये जुड़ेगा ही, लेकिन कौन से इंटरेस्ट से? वो कहता है अगर पापा मेरे एजुकेशन कर रहे हैं तो मैं होम लोन का इंटरेस्ट दे देता हूँ। यानी जो भी आपका होम लोन होगा उसके ऊपर जो इंटरेस्ट बन रहा होगा वहाँ पे 50,000 तक ये आपको डिडक्शन दे देगा पहले हाउस के ऊपर, ठीक है। अदरवाइज इसके दो जो बेटे थे ए और बी, डबल ई ए और डबल ई बी, उसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रिक हाउस, मतलब इन दोनों में भी पापा की तो बात माननी है, यानी लोन के ऊपर इंटरेस्ट की बात मत, मतलब इंटरेस्ट तो इसमें होगा ही, लेकिन जैसे उसने हाउस के ऊपर इंटरेस्ट दिया ऐसे ही जो ई था ना, मतलब जो ई ए था और ई बी था, दोनों ने ये कहा कि भाई हम इंटरेस्ट की बात ही करेंगे, हम इंटरेस्ट की ही बात करेंगे। जो ए है वो कहता मैं बस डिडक्शंस को थोड़ा बढ़ा दूंगा, मतलब हाउस के ऊपर ही दूंगा, ठीक है। और बी भी देखो, जो बी था वो कहता है हाउस के ऊपर दे दूंगा, और ए था वो कहता है इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर दे दूंगा। दोनों ने देना इंटरेस्ट के ऊपर ही है डिडक्शन, और दोनों ने 1.5 लाख ही देनी है। बस फर्क इतना है कि सबसे पहले एजुकेशन है, फिर दूसरा हाउस है, तीसरा इलेक्ट्रिक व्हीकल है, और बी वाला बंदा भी अपने पापा की प्रॉपर्टी को बढ़ा रहा है, यानी इंटरेस्ट को ही गेन करवा रहा है, तो इसीलिए वहां पे भी आपकी क्या हो जाएगी, हाउस परचेजिंग ही हो जाएगी। तो दो जने लोन है यहाँ पे, मतलब दो हाउस प्रॉपर्टी के लोन है, एक इलेक्ट्रिक व्हीकल का है और एक एजुकेशन का है, ठीक है। ये आपका ई सेक्शन भी हुआ खत्म। अब मैंने कहा था 80 जी तक कवर करेंगे, तो जी फॉर डोनेशन होता है, जी फॉर गांधी जी, और गांधी जी ज़्यादा डोनेशंस करते थे तो इसीलिए डोनेशन आपको याद रख लेना है 80 जी से। तो 80 जी क्या है, अगर मैं आपको यहाँ से कवर करूँ सिंपल एक शॉर्ट समरी में, आप पढ़ ज़रूर लेना। तो पढ़ने का आपका काम जो है, बस एक शॉर्ट में मेरी बातें सुन लो कि 2000 तक अगर आप कैश में डोनेशन देते हो तो ठीक है, लेकिन अगर आप उससे ज़्यादा 2000 से ज़्यादा अगर आप डोनेशन देना चाहते हो और अगर आप कैश में डोनेशन देते हो तो फिर आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। अगर आप 2000 से ज़्यादा कोई डोनेशन देना चाहते हो कैश के अलावा तो आपको डिडक्शन मिल जाएगी। तो सिमिलरली आपने कैश में डोनेशन नहीं देनी है 2000 से बाद वाले केस में। अब इसमें क्या केस आता है, तो इसमें मैं आपको शॉर्टली बता देता हूँ कि एक होता है 100% क्वालिफाइड अमाउंट वाला और दूसरा होता है 50% क्वालिफाइड अमाउंट वाला। उसमें भी केसेस होते हैं कि 100% में कौन आएगा, 50% में कौन आएगा, 100% विदाउट में कौन आएगा, 50% विदाउट में कौन आएगा। तो जो 100% विदाउट क्वालिफाइंग अमाउंट है वो नेशनल से वो जो गवर्नमेंट के फंड होते हैं, यानी किसी महाराष्ट्र में रिलीफ फंड चाहिए तो वो आ जाएगा 100% विदाउट क्वालिफाइंग अमाउंट में। जो 50% विदाउट क्वालिफाइंग अमाउंट है वो गांधी जी की फैमिली है, यानी गांधी जी के नाम जो फैमिली के जितने भी होंगे वो 50% विदाउट क्वालिफाइंग अमाउंट में आ जाएंगे। ऐसे ही विद में 100% विद क्वालिफाइंग अमाउंट में कौन आएगा, जो चीज़ें फैमिली मतलब फैमिली प्लानिंग को प्रमोट करती होंगी। और 50% विद वाले में कौन आ जाएगा, जो रिलीजियस प्लेसेस के लिए डोनेशन देगा वो पर्सन इसमें आ जाएगा। तो चार चीज़ें थी इसमें, 100% विद क्वालिफिकेशन अमाउंट, 50% विद 100% विदाउट क्वालिफिकेशन आउट, 50% विदाउट, 100% विद और 50% विद। कौन कौन आएगा वो मैंने बता दिया। बस इसमें आपने ये बताना है कि 100 और 50% क्वालिफाइंग अमाउंट्स होती हैं। बस ये दो चीज़ें अगर आप शॉर्ट में डिडक्शंस दे रहे होगे तो। क्लियर? ये आपका पॉइंट था 80 जी तक। ओके, अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ जाते हैं क्योंकि मेरी जो डिडक्शंस थी, जो मेन डिडक्शंस थी वो यहाँ पे फिनिश हो रही हैं। अब हम पढ़ लेते हैं इनकम डीम्ड, यानी डीम्ड इनकम्स कौन सी होती हैं। ये सेक्शन नंबर 9 है जो आपको रेजिडेंशियल स्टेटस के बाद स्कोप ऑफ टोटल इनकम के भी बाद आता है। तो मैंने सोचा कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई डीम्ड इनकम के नाम से। तो डीम्ड इनकम कौन कौन सी हो सकती हैं इंडिया में, या कौन सी ऐसी इनकम है जो इंडिया में ही होती हैं, डीम्ड जिनको माना जाता है कि ये इंडियन इनकम ही है, वो कौन सी इनकम्स हैं। सबसे पहली, कोई भी इनकम जो बिजनेस कनेक्शन से लिंक होती होगी वो इनकम क्या है, डीम्ड इनकम है। सर बिजनेस कनेक्शन का मतलब, सिमिलरली एक डायग्राम समझ सकते हो कि भाई अगर मैं किसी के बिहाफ पे काम कर रहा हूँ, मतलब मैं फॉरेन कंट्री में बैठ के इंडिया में किसी के बिहाफ पे काम कर रहा हूँ,
तो वहाँ पे जो मेरा कनेक्शन जुड़ेगा वो क्या जुड़ेगा, बिजनेस कनेक्शन जुड़ेगा। या फिर यहाँ से बैठा फॉरेन में कोई कंपनी के बिहाफ पे काम कर रहा हूँ तो वो चीज़ भी क्या है, बिजनेस कनेक्शन है। तो जब आप ऐसे कनेक्शंस बनाते हो तो वो चीज़ क्या है, इंडियन इनकम के नाम से जानी जाती है। जैसे मैं एक्ट कर रहा हूँ मिस्टर ईशान जो कि नॉन रेजिडेंट है उसके बिहाफ पे और ऑर्डर ले रहा हूँ, तो मिस्टर ईशान से तो मेरा डायरेक्टली कॉन्टैक्ट बन गया, यानी बिजनेस कनेक्शन जुड़ सकता है। अगर मिस्टर ईशान का किसी और से भी कनेक्ट होगा तो मेरा ऑटोमेटिकली थर्ड पार्टी से भी बिजनेस कनेक्शन हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड बिजनेस कनेक्शन और दिस इज कॉल्ड डीम्ड इनकम अंडर इनकम टैक्स, ठीक है, जो कि इंडिया में अराइज होगी। अब आ जाओ सेकेंड इनकम। सेकेंड इनकम है कि कोई भी इनकम जो आप सैलरी से अर्न कर रहे हो, मतलब आपको सिंपल सी बात है, कोई इनकम जो सैलरी से अर्न कर रहे हो इंडिया में सर्विसेज देने के बाद, यानी सैलरी जब आप कोई सर्विसेज जो इंडिया में दे रहे हो और उसके ऊपर जो आपको सैलरी अर्न हो रही है, मतलब इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ कि मैं इंडिया में काम कर रहा था, मैं काम करने के बाद इंडिया के, अब सैलरी में तो पेंशन और रिटायरमेंट भी आती है सिमिलरली, राइट। तो जब मैं इंडिया में काम कर रहा हूँ, मैं इंडिया से बाहर चला गया थोड़ी देर के लिए और वहाँ पे मुझे जो इनकम मिल रही है तो मिल तो मुझे इंडिया से ही रही ना, मतलब इंडिया की कंपनी ही दे रही है ना। तो जब आपकी इनकम इंडिया की कंपनी में ही बन रही है तो इंडिया में ही पैदा हो रही है, तो डीम्ड टू बी एक्रू का मतलब क्या हो जाता है कि इंडिया में ही वो इनकम अराइज हुई है, तो इसका मतलब वो इनकम मेरी डीम्ड इनकम है, यानी इंडिया में इंडियन इनकम है, ठीक है। फिर ऐसे ही अगर कोई गवर्नमेंट आपको इंडिया के बाहर सर्विसेज देने पर कोई इनकम दे रही है या कोई सम आपको प्रोवाइड कर रही है, कोई इनकम आपको उस केस में हो रही है एज अ रूप एज अ पॉइंट ऑफ सैलरी, यानी गवर्नमेंट आपको सैलरी दे रही है कि आप किसी कंट्री में कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो इस बेस पे, तो वो भी इनकम ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट अगर दे रही है तो वो डीम्ड इनकम हो जाएगी क्योंकि वो इंडियन गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड कर रही है। उसके बाद अगर आप डिविडेंड पे कर रहे हो इंडियन कम, मतलब डिविडेंड कोई इंडियन कंपनी आपको बाहर पे कर रही है, मतलब इंडिया की कोई कंपनी है, आप ऑस्ट्रेलिया में बैठे हो, इंडिया की कंपनी आपको डिविडेंड दे रही है क्योंकि आपने इंडिया की कंपनी में ज्वाइन किया हुआ है, तो उस केस में बेशक आप रिसीव बाहर कर रहे हो, लेकिन अगर आप को कोई गवर्नमेंट पे कर रही है या कोई उस कंट्री का रेजिडेंट पे कर रहा है, ठीक है, मतलब जब आपको कोई गवर्नमेंट वो इनकम दे रही है यानी डिविडेंड आपको गवर्नमेंट दे रही है, या कोई रेजिडेंट दे रहा है या कोई नॉन रेजिडेंट दे रहा है इस पर्पस में कि उसका बिजनेस और प्रोफेशन के लिए इस्तेमाल किया गया है और वो बिजनेस एंड प्रोफेशन इंडिया में है, तो उस केस में वो डिविडेंड इनकम भी क्या हो जाएगी, इन तीनों केसेस में इंडियन इनकम मानकर टैक्सेबल हो जाएगी, यानी डीम्ड इनकम इन इंडिया मान ली जाएगी। सिमिलरली जैसे डिविडेंड है वैसे ही रॉयल्टी और फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज भी इन तीन केसेस के जरिए ही क्या माने जाएंगे, डीम्ड इनकम मान लिए जाएंगे। दैट्स इट। बस आपको पॉइंट्स याद रखने हैं और एक्सप्लेनेशंस में थोड़े थोड़े पॉइंट्स को बस अंडरस्टैंड करके लिखना है, अदरवाइज कुछ नहीं है। क्लियर? चलिए अब हम मान लेते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा, ये जो टॉपिक था वो खत्म हुआ, अगला क्वेश्चन हमारा जो कवर होता है वो है एग्जेम्प्टेड इनकम्स का। अब एग्जेम्प्टेड इनकम्स क्या होता है सर? इसका वेरी वेरी सिंपल आंसर क्या है कि जितने चैप्टर्स आपने करे हैं सेक्शन 10 की सारी, जितनी अगर आपने अच्छे से पढ़ा है ना सारे चैप्टर्स को, सैलरी में देखा होगा तो सेक्शन 10 सब सेक्शन 13A HRA है, पूरा तो एग्जाम्प्ट नहीं है लेकिन सेक्शन 10 के अंदर ही आपने देखा होगा कि अगर आपने आपको कोई अलाउंस गवर्नमेंट ने पे किया है या फिर आपको जो परकेसेट्स है वो गवर्नमेंट ने दिए हैं, कोई UNO से अलाउंसेस आए हैं, तो ये सभी केसेस में क्या होने वाला है सर, आपकी जो इनकम है वो एग्जेम्प्ट होने वाली है, राइट। तो वो सारी इनकम्स क्या होती हैं, मतलब जो एग्जेम्प्ट हो जाती हैं, टैक्स ना, मतलब जिसके ऊपर टैक्स नहीं बनता या टैक्स नहीं लिया जाता, वो एग्जेम्प्टेड इनकम है। जैसे कि सबसे पहली जो है वो सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 में है एग्रीकल्चर इनकम, वो इंडिया के सबसे पहली इनकम है जो एग्जेम्प्ट हो जाती है। सबसे पहले अगर आप इंडिया में कोई एग्रीकल्चर इनकम है आपकी तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी। नंबर 2, अगर आप एग्रीकल्चर लैंड को सेल करते हुए भी कोई इनकम ले रहे हो तो वहाँ पे भी वो इंडिया में क्या है, एग्जेम्प्ट है। सिमिलरली अगर आपकी कोई LIC या लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के बेस पे कोई इनकम हो रही है क्योंकि वो आपकी सेविंग है, तो वहाँ पे भी वो चीज़ क्या है, एग्जेम्प्ट मानी जाएगी। उसके अलावा कोई भी सम आपको पेंशन के वे में मिल रहा है
और वो पेंशन कोई गवर्नमेंट पे कर रही है, कोई सिविल सर्विसेज पे कर रही है आपको, तो वहाँ पे वो पेंशन भी आपके लिए क्या है, एग्जेम्प्टेड इनकम है। कोई ग्रेच्युटी, अगर आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट या टर्मिनेट हुआ है या फिर 5 साल बाद आपका ये कह सकते हैं अचानक से किसी कारण की वजह से कोई आपका एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेशन हो जाता है, तो वहाँ पे कोई कंपेंसेशन के वे में अगर आपको कोई सैलरी देता है या कोई आपको इनकम मिलती है, तो वो कंपेंसेशन या इनकम भी आपकी क्या है, टैक्सेबल नहीं है, यानी एग्जेम्प्ट हो जाएगी। कोई वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम अगर वो होती गवर्नमेंट की, ऑटोमेटिकली वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम भी कौन अनाउंस करता है, गवर्नमेंट ही करती है। तो अगर वहाँ पे भी गलती से कोई कह लो कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एम्प्लॉयमेंट का टर्मिनेट हो गया है किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद या अचानक से, तो वहाँ पे कंपेंसेशन के वे में जो आपको अमाउंट मिलती है तो वो भी टैक्सेबल नहीं होगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी। अदरवाइज कोई आप ईपीएफ में यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में से कोई इनकम रिसीव करते हो, बिकॉज वो आपकी सेविंग है, तो उसकी डिडक्शंस मिल जाती हैं, वो एग्जेम्प्टेड हो जाएगी आपकी इनकम, वो टैक्सेबल इनकम में नहीं आती। कोई नेशनल पेंशन स्कीम में आप इनकम इन्वेस्ट कर रहे थे, उससे आपको जो लास्ट में इनकम मिल रही है, यानी पेंशन का टाइम पीरियड पूरा होने के बाद, यानी उस स्कीम का इन्वेस्टमेंट पीरियड पूरा होने के बाद जो अमाउंट आपको उसमें से मिल रही है, तो वहाँ पे इन्वेस्ट करने पर भी आपको क्या है, कोई टैक्स नहीं लगता है, यानी वो भी एग्जेम्प्टेड इनकम है आपकी। कोई लीव सैलरी अगर आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है या गवर्नमेंट कंपनी से मिल रही है, उस केस में भी वो चीज़ क्या है, दैट्स इट, एग्जेम्प्टेड है। तो ऐसी बहुत सारी और चीज़ें हैं जो एग्जेम्प्टेड मानी जाती हैं इनकम टैक्स के अंदर। बहुत सारे पॉइंट्स आपको मेरी बुक में मिल जाएंगे, बहुत हेल्पफुल हो जाएगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप अच्छे से पेज इसके भर नहीं सकते, भर दोगे भाई। इतने पॉइंट्स हैं, अंडरस्टैंड भी हो जाएंगे और लिखे भी जाएंगे, ठीक है। अब चलिए कर लेते हैं टीडीएस और टीसीएस में क्या डिफरेंस है सर, जल्दी से कवर करो। टीडीएस मैंने बता दिया कि जो टैक्स डिडक्ट किया जाता है फॉर द एट द टाइम ऑफ मेकिंग द पेमेंट, वो बन जाता है टीडीएस। और जो टैक्स कलेक्ट किया जाता है सेलर द्वारा एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स या इनकम के लिए, यानी इनकम के ऊपर, वो बन जाता है टीसीएस। टीडीएस जो है वो टैक्स पेयर डिडक्ट करता है, यानी मतलब जो पेयर है, मतलब जो बायर होता है वो डिडक्ट करता है, यानी टीडीएस डिडक्टेड बाय पेयर एंड डिपॉजिट टू द गवर्नमेंट, और डिपॉजिट कर देता है। सिमिलरली जो टीसीएस है वो सेलर डिडक्ट करता है और डिपॉजिट कर लेता है गवर्नमेंट को, ठीक है। जो टीडीएस है वो टैक्स लाइबिलिटी के अगेंस्ट, आप रिसिपिएंट की टैक्स लाइबिलिटी के अगेंस्ट एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन जो टीसीएस है वो सेलर की लाइबिलिटी के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं किया जा सकता। जो रेट ऑफ टीडीएस है और जो रेट ऑफ टीसीएस है, जो रेट ऑफ टीडीएस है वो इनकम टैक्स में स्पेसिफाई करे हुए हैं, लेकिन टीसीएस के जो रेट हैं वो डिपेंड करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज किस तरह से आप सोल्ड कर रहे हो, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर रेट अलग अलग होते हैं, यानी वो आपको वेरी करते हैं। तो ऑटोमेटिकली वो इनकम टैक्स द्वारा फिक्स होते हैं, यहाँ पे वेरीज होती रहती हैं, दैट्स इट। चलिए अब आ जाओ क्लबिंग के ऊपर, तो जल्दी से क्लबिंग कवर कर लो। क्लबिंग क्या है, जब आपकी इनकम किसी और की इनकम के साथ जुड़ गई है, तो वो प्रोविजंस क्या है, तो मैं जल्दी से ख़त्म करूंगा क्योंकि मैंने इसकी सेपरेट वीडियोस में बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है, तो आप उसे डिटेल में समझ सकते हो। वो भी वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं है, 9-10 मिनट्स की है। सिमिलरली इसमें भी मैं आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ें ही बताऊँगा कि क्लबिंग के प्रोविजंस क्या है। सेक्शन 60 कहता है कि भाई अगर आपने कोई एसेट ट्रांसफ़र करी है, मतलब ट्रांसफ़र ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफ़र ऑफ एसेट, यानी आपने एसेट ट्रांसफ़र नहीं करी पर अपनी इनकम ट्रांसफ़र करी है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं, मतलब सिंपल सी बात है, मैंने कहा कि भाई मेरी हाउस प्रॉपर्टी को मैंने किसी को रेंट पे दिया है और मुझे रेंट इनकम मिल रही है, पर मैंने कहा यार मुझे रेंट इनकम मिलेगी तो मुझे हाउस प्रॉपर्टी के अंदर उस रेंट इनकम को क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, उस रेंट का नाम दे दिया कि भाई मुझे रेंट मत देना, ये जो रेंट है वो उस बंदे को दे देना, यानी मेरे किसी भाई को दे देना। कहने का मतलब क्या है, वो रेंटल इनकम, मैंने उसे घर नहीं दिया, मतलब मैंने देखो घर किसका है, वो तो मेरा है ना। क्या मैंने ऑनरशिप उसके नाम पे करी है, नहीं, मैंने सिर्फ वो इनकम यानी जो रेंट है वो उसके नाम पे कर दिया। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है, नहीं सर। तो जब ऐसा केस हो जाए कि आप क्या कर रहे हो, आप जानबूझ के उसको इनकम दे रहे हो, तो वहाँ पे जो उसकी इनकम और मेरी इनकम है वो दोनों की मिला दी गई है, लेकिन
जो टैक्सेबल पर्सन है वो मैं ही रहूँगा, यानी ट्रांसफरर ही रहेगा। माना कि मैंने उसे रेंट की इनकम दे दी है, पर उस रेंट की इनकम के ऊपर देने पर भी टैक्स किसका रहेगा? मेरा ही रहेगा, उस पर्सन का नहीं रहेगा। यानी अगर वो उसे रेंट इनकम मिल भी जाती है तो रेंट की इनकम के ऊपर वो लायबल नहीं है टैक्स देने के लिए, मैं हूँ, क्योंकि मैंने ट्रांसफ़र करी है और विदाउट ओनरशिप आप इसे ट्रांसफ़र ऐसे नहीं कर सकते। सिमिलरली अगर आपको कोई ऐसी ऐसे ट्रांसफ़र कर रहे हो किसी को जो रेवोकेबल है, रेवोकेबल मतलब मैंने अपने भाई को मतलब मैंने किसी को घर दिया रहने के लिए, मैंने कहा भाई रेवोकेबल मतलब मैंने कहा चलो आप दिवाली के लिए मेरा घर इस्तेमाल कर लो, तो दिवाली के लिए जो मेरा घर इस्तेमाल करने के लिए मैंने उसे कहा है, तो इसका मतलब ये है कि दिवाली के बाद उस घर को मैं ले रहा हूँ, मैंने उसे सेल तो नहीं करा। तो जो भी इनकम वो उस घर में से गेन करेगा, वो अगर सपोज करो कोई इनकम उसकी बन जाती है तो वो इनकम मेरे नाम पे ही मानी जाएगी, वेदर वो उसमें 5 महीने रहे 6 महीने रहे, वो उसकी बात है। कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई एसेट ऐसे रेवोकेबल नेचर की है तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा? टैक्सेबल कौन होगा? मैं ही हूँगा, यानी ट्रांसफरर ही होगा, क्योंकि वो रेवोकेबल है, वो ऑनरशिप अभी तक आपकी है। थोड़ी देर के लिए अगर गई है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो परमानेंटली गई है। ठीक है। सिमिलरली ऐसे ही आप आओ आगे इस केस में। अगर आप क्लबिंग कर रहे हो इनकम की अराइजिंग टू स्पाउस, यानी क्लबिंग ऑफ इनकम अराइजिंग टू स्पाउस मीन स्पाउस की वजह से कोई क्लबिंग हो रही है आपकी इनकम में, यानी आपके हस्बैंड या वाइफ की वजह से, तो वहाँ पे क्या हो सकता है? सपोज करो कि मैं कहीं इनकम में, मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं उस कंपनी में काम कर रहा हूँ और उस कंपनी ने मेरी वाइफ को क्या दी है, मतलब सपोज करो मैं उस कंपनी में काम कर रहा हूँ और मेरा उस कंपनी में 20% क्या है? वोटिंग राइट है। अगर कंपनी है तो 20% वोटिंग राइट, अगर कोई और केस है, कोई फर्म है, तो वहाँ पे 20% उसके प्रॉफिट में हिस्सा है। यानी इस केस में अगर ऐसी कंडीशन है तो उस कंपनी ने अगर बाई चांस मेरी वाइफ या मेरे स्पाउस को क्या दिया है, कोई मतलब रेमोरेशन दी है या किसी वे में सैलरी प्रोवाइड करी है या किसी वे में इंटरेस्ट दिया है एज अ रिलेटेड पार्टी, तो वो मेरे लिए टैक्सेबल है, वो मेरी इनकम ही मान ली जाएगी, वो उसकी नहीं मानी जाएगी अगर मेरा इंटरेस्ट 20% से ज़्यादा होगा तो। ठीक है। उस केस में आगे क्या है, और ये केस कब नहीं होगा? जब मेरा जो जिस पर्सन को वो इनकम ट्रांसफ़र हो रही है, अगर वो इनकम उसने अपने तजर्बे यानी अपने वे से यानी अपनी प्रोफेशनल स्किल से अगर गेन करी होगी, तब ये कंडीशन अप्लाई नहीं होंगी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट केस, जो जो ज़रूरी है मैं वही करवाऊंगा, मैं पहले बता रहा हूँ। उसके बाद है क्लबिंग ऑफ इनकम अराइजिंग टू सन वाइफ। अगर सन की वाइफ मतलब मेरे बेटे की वाइफ, मैंने सोचा कि यार चलो ऐसा करता हूँ, मैं अपने बेटे की वाइफ यानी सिंपल या सिस्टर इन लॉ के बेस पे क्या कर देता हूँ, यानी इन वे कि सन्स की वाइफ, मतलब आप यहाँ पे पढ़ के देखो कि इनकम अराइजिंग टू सन वाइफ फ्रॉम एन एसेट ट्रांसफर्ड विदाउट एजुकेट कंसिडरेशन बाय फादर इन लॉ और मदर इन लॉ। मतलब मैं फादर इन लॉ हूँ, अगर मैंने सन की वाइफ यानी अपने सन की वाइफ को कोई एसेट ऐसे ट्रांसफ़र करी है कि मैंने उसे कह दिया कि चलो यार उसकी मुझे कंसिडरेशन थोड़ी सी दे दो, चलो मैं आपके नाम पे जानबूझ के कर दूं, ये कह के कि मेरी इनकम नहीं है और मेरा टैक्स कम हो जाए, तो वहाँ पे आप बच नहीं सकते, इनकम आपकी ही रहेगी। सॉरी, मतलब इनकम बेशक आपने ट्रांसफ़र कर दी है, पर वो चीज़ तो आपकी है अभी तक आपने कंसिडरेशन पूरी तो नहीं की, तो इसका मतलब वो टैक्सेबिलिटी भी अभी तक आपकी है, तो आपको ही टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है। या फिर आपने अपने सन्स की वाइफ के बेनिफिट के लिए भी अगर उसे वो चीज़ दी होगी ना, तो भी वो नहीं गिनी जाएगी इस केस में, तब भी उसके बेनिफिट में जो भी उसे फ़ायदा होगा वो भी आपका ही टैक्सेबल माना जाएगा। अब उसके बाद लास्ट केस आता है इसमें माइनर की इनकम का। माइनर इनकम क्या है कि ये क्लब हो जाएगी पेरेंट्स के हैंड में, और पेरेंट्स के किसके हैंड में? जिसकी इनकम ज़्यादा होगी। सिमिलरली इसमें और क्या चीज़ें आती हैं? वेयर द मैरिज ऑफ हिज पेरेंट डज नॉट सबसेट, जहाँ पे मैरिज नहीं है या मैरिज अभी तक एग्जिस्ट नहीं है, वहाँ पे क्या होगा? जो उस बच्चे को क्या कर रहा होगा, यानी सिंपल सी बात है, संभाल रहा होगा या गार्डियन होगा, वो उसके हाथ में। ठीक है। और अगर सपोज करो कि दोनों पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, तो ग्रैंड पेरेंट्स अगर उसे संभाल रहे हैं तो उनके हैंड में क्लब हो जाएगी। तो इन सभी केसेस में क्लब हो जाएगी आसानी से, लेकिन क्लबिंग के बाद वो कहते हैं कि भाई इसमें हमारा क्या दोष था, तो उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, आपको एग्जेम्पशंस दे देते हैं। तो 1500 अमाउंट आपको एग्जेम्प्ट कर दी जाएगी सेक्शन 10 सब सेक्शन 32 के अंदर। ये भी देखो एग्जेम्पशन के पॉइंट में आप लिख सकते हो। और
जो अमाउंट आपको क्लब करने के लिए कहा है उनमें से जो भी लेस होगा वो आपको एग्जेम्पशन इसमें मिल जाएगी। दिस इज ऑल अबाउट योर क्लबिंग एज वेल। ठीक है, चलिए तो जल्दी से अब लास्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं आज का, वो है सेट ऑफ लॉसेस। तो इसमें क्या है, दो तरीके से आप सेट ऑफ कर सकते हो, इंट्रा हेड और इंटर हेड। ठीक है, इंट्रा हेड क्या है, सेम हेड के साथ जब मेरे हाउस प्रॉपर्टी में लॉस हुआ था तो दूसरी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम की वजह से मैंने उस पहली हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को ख़त्म कर दिया किसी और हेड की इनकम के अलावा, तो वो बन जाता है इंट्रा हेड। लेकिन जब मैं हाउस प्रॉपर्टी में कोई लॉस हुआ है तो बिजनेस इनकम के साथ उसे सेट ऑफ कर रहा हूँ तो वो बन जाता है इंटर हेड यानी अनदर हेड। तो सिंपल सा मीनिंग था। उसके बाद अब इसे करना कैसे है, तो करने का तरीका बता देता हूँ, यानी इसमें एक्सेप्शंस कौन सी हैं कि अनदर हेड में कब सेट ऑफ नहीं होगा। तो सिंपल यहाँ पे एक चीज़ बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ कि अनदर हेड, तो सबसे पहला बिजनेस है स्पेकुलेटिव। शायद मैंने ये बहुत लास्ट वीडियो में बताया भी है कि स्पेकुलेटिव बिजनेस जो है भाई, उसका जो लॉस है वो सिर्फ स्पेकुलेटिव बिजनेस से ही सेट ऑफ होगा। नंबर 2, कोई भी कैपिटल लॉस अगर हुआ है कैपिटल गेन के अंदर तो वहाँ पे वो भी लॉस सिर्फ कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ होगा। नंबर 3, अगर मैं ये कहूँ कि पीजीपीपी का जो लॉस है वो सैलरी के हेड में से सेट ऑफ नहीं हो सकता, और जो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है वो 2 लाख से ज़्यादा किसी और हेड से सेट ऑफ नहीं हो सकता। तो ये 4 चीज़ें मैंने बताई हैं, जल्दी से अंडरस्टैंड कर लीजिएगा इसे। ठीक है, अब फॉलो कर लेते हैं प्रोसीजर कैरी फॉरवर्ड का। तो उसमें सारी चीज़ें रिपीट ही होंगी, मैं सिर्फ आपको एक ही चीज़ बताऊंगा कि अगर आपने फॉलो कैसे करना है। जैसे सपोज करो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस हुआ, सबसे पहले मैंने उसी साल में हाउस प्रॉपर्टी में से इनकम ढूंढनी है सबसे पहले, यानी उसी हेड यानी सेम हेड से फॉलो करना है। अगर सेम हेड में ना हो पाया अनदर हेड में करूँगा। अनदर हेड में भी सपोज करो मेरा लॉस इतना है कि अभी तक सेट ऑफ नहीं हुआ, तो जितना लॉस बच जाएगा मैं उसे कैरी फॉरवर्ड कर दूंगा, और जब मैं कैरी फॉरवर्ड करूंगा तो अगले साल सिर्फ फिर से वही प्रोसीजर चलना शुरू हो जाएगा, यानी फिर से मुझे सेम हेड के साथ डील करना पड़ेगा और फिर से अनदर हेड के साथ, ऐसे ही मेरा प्रोसेस चलता रहेगा। और टाइम पीरियड क्या है सर इसको करने का, ऐसे टाइम पीरियड क्या है इसको करने का, तो टाइम पीरियड आपके लिए ये रहा, वो आप क्लिक कर सकते हो और पढ़ सकते हो कि भाई याद रखना मैंने हाउस प्रॉपर्टी का एग्जांपल दिया है। अब स्पेकुलेटिव बिजनेस को उठा लेता हूँ, तो स्पेकुलेटिव बिजनेस का 4 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो लॉस। तो वहाँ पे क्या चीज़ अंडरस्टैंड करनी है, सिर्फ एक चीज़ और अंडरस्टैंड करनी है सर, कि स्पेकुलेटिव बिजनेस में पता क्या करना है, अगर सेम हेड है ना तो सेम हेड के साथ स्पेकुलेटिव बिजनेस आपका क्या होगा, सेट ऑफ होगा। आपको पता है क्योंकि स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस स्पेकुलेटिव बिजनेस से ही, बिजनेस की इनकम से ही खत्म होगा। लेकिन अब पॉइंट ये है कि इसका कैरी फॉरवर्ड क्या है, ध्यान से समझ लेना। मैंने क्या कहा था, पहला स्टेप उसके सेम हेड से ही करना है, दूसरा स्टेप उसके अनदर हेड यानी किसी और हेड से इनकम को सेट ऑफ कर, लॉस को सेट ऑफ करने की कोशिश करो। लेकिन सर आपने ही तो कहा कि स्पेकुलेटिव बिजनेस का इनकम के साथ ही करना है, उसका अनदर हेड से तो करना ही नहीं है, तो इसका सेकंड पॉइंट आएगा नहीं। तो सर नहीं आएगा, इसमें सिर्फ प्रोसीजर क्या है, सेम से करो, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो कैरी फॉरवर्ड कर दो। अगले साल फिर से अगर इनकम होगी तो लॉस को सेट ऑफ कर दो, नहीं तो फिर से कैरी फॉरवर्ड कर दो। बस इतना ध्यान रखना है कि 4 साल के बीच में इसका लॉस सेट ऑफ हो जाए। दिस इज ऑल अबाउट सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड एज वेल। ठीक है, सो आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ आ जाएगा, और ये ईजिली वे में आपको TDS के रेट्स यहाँ पे मिल जाएंगे मेरी बुक में, आप उसे एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। बाकी इसमें और ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं, प्रोविज़न्स मैंने अंडरस्टैंड करवा दिए थे और आपको सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा बता दिया मैंने। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, बस आज की इस वीडियो में इतना ही है। आई होप आपको ये 3 पार्ट्स में मैराथन इनकम टैक्स का अच्छे से समझ आ गया होगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही मिलेगा आपको। जल्दी से इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करके अच्छा पेपर करके आइए। आई होप आपके बेस्ट पेपर हों। और दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे फ्रेंड्स। वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके बगैर जाना मत। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।